नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सोनी आपका इलेक्ट्रिकल ज्ञान टीवी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था कि मैं एक ऐसी क्लास लेकर आ रहा हूं कि जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन पर बच्चे जो तैयारी करते हैं वैकेंसीज की, जैसे डीआरडीओ हो गया, राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी होगी, दिल्ली मेट्रो में या अन्य कोई स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है, इसरो के अंदर है, एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर जो आईटी इलेक्ट्रीशियन से चुने जाते हैं बच्चे, सब भर्तियों के लिए आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से के बेस पर जितनी भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में भर्ती आती है, रिटन एग्जाम होता है, उन सब के लिए एक क्लास में लेकर आया हूं। इस क्लास को अगर आप पूरे ध्यान से देख लोगे तो आपको कोई और क्लास देखने की, कहीं भी किताब देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्लास के अंदर मैं आपको इतना कुछ बताऊंगा और मेरे को खुद को भी नहीं पता ये क्लास कितने घंटे की होगी, मैं कोई आइडिया नहीं लगा सकता इस क्लास का। लेकिन कितने भी घंटे की हो, चाहे 10 घंटे की हो, 15 की हो या 20 घंटे की हो, जितने भी घंटे की क्लास हो, यदि कोई बच्चा, यदि कोई स्टूडेंट इस क्लास को पूरे ध्यान से, एक एक वर्ड को मेरे पूरे ध्यान से सुनकर और समझकर तैयारी कर लेता है, तो उसको आईटी इलेक्ट्रीशियन बेस पर जितनी भी वैकेंसीज आती है इतनी मदद मिलेगी कि आपको खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं एक बात जरूर बता देता हूं दोस्तों, ये क्लास शुरू करने से पहले, कि इस क्लास में आपको सब कुछ तभी समझ में आएगा जब आपने आईटी इलेक्ट्रीशियन की जो 2 साल की जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की जो बुक है वो अच्छे ढंग से कंप्लीट कर रखी है, और निम्मी की जो बुक्स हैं वो भी आपने थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, आपको उसके बारे में भी नॉलेज है। और जो बच्चे बिल्कुल भी ना तो आईटी इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी की बुक पढ़ी है, उनको भी इस क्लास में मदद जरूर मिलेगी। क्योंकि दोस्तों अपने इस क्लास में क्या करने जा रहे हैं, इस क्लास के अंदर हम जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल लेसन है, जितने भी 24, 25, 26, 30 जितने भी लेसन है, उन सभी लेसनों के एग्जाम के अंदर जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसके अंदर कौन कौन से पर्सन आ सकते हैं, बिल्कुल ये मानो भी जो कभी ना भी आया हो वो पर्सन भी हम करेंगे। सारे पर्सन सभी लेसनों के जो जो कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं, थोड़ी सी भी संभावना है आने की, तो उस क्वेश्चन को भी हम इस क्लास के अंदर जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेसन मैं लेता हूं, लेसन का नाम है प्रारंभिक विद्युत। पहले लेसन स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं आपको इस पूरी क्लास के अंदर बता देता हूं कि इस लेसन से क्या क्या क्वेश्चन कभी आए थे, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन जितने भी घंटे की क्लास होगी, उस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे प्रश्न वो लिखोगे अच्छे ढंग से और उनको सभी को याद भी करोगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न करेंगे अपने। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन लेता हूं मैं प्रारंभिक विद्युत लेसन के अंदर, जितने क्वेश्चन है सारे करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहला क्वेश्चन ये लेते हैं कि जो स्थिर विद्युत है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और जो चल विद्युत है, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, दोनों की खोज का श्रेय किस किस वैज्ञानिक को दिया जाता है। उम्मीद है प्रश्न आपने समझ लिया होगा। उत्तर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो इसका उत्तर होगा स्थिर विद्युत की खोज की थी थैलस नामक वैज्ञानिक ने, और चल विद्युत की खोज की थी एक वैज्ञानिक था अलेसांद्रो वोल्टा, उसने की थी। थोड़ा सा आपको मैं बताऊं तो स्थिर विद्युत की खोज कुछ इस प्रकार से हुई थी कि कांच की छड़ से किसी रेशम के कपड़े को रगड़ा गया, तो देखा गया कि जो कांच की छड़ है और जो रेशम का कपड़ा है दोनों
कोई कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने लग गए, यानी उनमें क्या पैदा हो गया, आवेश आ गया, एक में पॉजिटिव आया दूसरी में नेगेटिव आया। तो इस प्रकार से उसने बोला भी ये विद्युत का रूप है, स्थिर विद्युत है। स्थिर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि उसको अपने तारों में, इलेक्ट्रिक वायर्स में चला नहीं सकते, उससे कोई लोड नहीं चला सकते, इसलिए इसका नाम दिया गया स्थिर विद्युत। इसके बाद चल विद्युत की खोज हुई थी। चल विद्युत में अलेक्जेंडर वोल्टा ने इसकी खोज की थी। उसने एक सेल बनाया था, वोल्टेइक सेल, और एनोड तांबे का, कैथोड जस्ते का, बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा H2SO4 का, और इलेक्ट्रोलाइट अपने अणुओं में टूट जाता है, और इस प्रकार से उसने चल विद्युत की खोज की। तो आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया, स्थिर विद्युत की खोज थेलेस और चल विद्युत की खोज वोल्टा ने। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, जिसको ये प्रश्न नहीं आता था, उम्मीद है उसको ये प्रश्न याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु किसे कहते हैं? एटम, परमाणु किसे कहते हैं? तो परमाणु किसे कहते हैं? कोई भी पदार्थ हो, इस सृष्टि पे पाया जाने वाला कोई भी पदार्थ हो, उसको तोड़ देने पर उसका जो अंतिम कण बचता है, यानी उसका छोटे से छोटा कण जो बच जाता है, वो कहलाएगा परमाणु, एटम कहलाता है। उम्मीद है परिभाषा समझ में आ गई होगी आपको। परमाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी वो हमें इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कि डाल्टन वैज्ञानिक था, उसने परमाणुवाद सिद्धांत दिया, इस प्रकार से, तो वो ज्यादा कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे आप। तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि परमाणु जो होता है उसके अंदर कौन से 3 मूल तत्व पाए जाते हैं? परमाणु में कौन से 3 मूल तत्व होते हैं? नंबर 1 प्रोटॉन, नंबर 2 न्यूट्रॉन, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन। प्रश्न लिखा, उसका उत्तर भी लिख लिया आपने। चौथा क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन कि नाभिक जो होता है एक परमाणु का, जो बीच वाला भाग होता है नाभिक है, उसमें कौन कौन से परमाणु के मूल तत्व रहते हैं? 3 मूल तत्व हैं, उनमें से कौन से मूल तत्व नाभिक में रहते हैं? तो कौन से मूल तत्व नाभिक में रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हो गया 4 नंबर क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि जो प्रोटॉन होता है, कोमा न्यूट्रॉन है, कोमा इलेक्ट्रॉन, तीनों में कितना कितना भार होता है और कितना कितना आवेश होता है? तीनों जो मूल तत्व है, इन तीनों का भार और इन तीनों का आवेश का मान बताइए। क्या आपको ये प्रश्न आता है? अगर आता है तो उत्तर रिपीट कीजिए, अगर नहीं आता तो सुनिए। पहले बात करें यदि प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का जो भार है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये प्रोटॉन का हुआ भार। और प्रोटॉन की आवेश की बात करें तो ये है प्रोटॉन का आवेश। दोनों चीज क्लियर हो गई? ये है प्रोटॉन का वेट W और ये है प्रोटॉन का आवेश Q, चार्ज। प्रोटॉन के क्लियर हो गए। इसके बाद आ जाते हैं न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन का वेट, तो न्यूट्रॉन का वेट जस्ट प्रोटॉन के वेट के बराबर है, थोड़ा सा भारी होता है, थोड़ा सा हल्का सा इसमें अंतर होता है, इनटू में इतना। न्यूट्रॉन का आवेश Q कितना होता है? 0। इसके बाद में आ जाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वेट 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के बिल्कुल बराबर, लेकिन निशान आएगा माइनस का। ठीक है दोस्तों, ये जो 6 बातें हैं, ये 6 बातों का आप रट्टा मार लो, इनको याद कर लो, और ये बातों में से कोई एक बात कभी कोई कंपटीशन एग्जाम में पूछी जा सकती है।
इसके बाद छठा क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि जो परमाणु होता है, एक जो स्वतंत्र अवस्था में परमाणु है, उस पर कितना आवेश होता है। प्रश्न लिखिए, एक स्वतंत्र अवस्था में परमाणु में कितना आवेश होता है। तो स्वतंत्र अवस्था में अगर अपने पूछा जा रहा है तो परमाणु का आवेश, पहले बताता हूं स्वतंत्र अवस्था का मतलब क्या बनता है। स्वतंत्र अवस्था का अर्थ ये है कि परमाणु पर कोई भी अपने इलेक्ट्रिक प्रेशर यानी कि विद्युत वाहक बल वोल्टेज नहीं दी है। जब अपने वोल्टेज दे देते हैं तो परमाणु क्या काम करता है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो मुक्त है, फ्री है, तो फिर वो अपना परमाणु छोड़कर दूसरे परमाणु की तरफ चले जाते हैं, अर्थात गति करने लग जाते हैं। ये काम कब होगा, जब विद्युत वाहक बल परमाणु पे दिया जाएगा, तब तो उसमें कुछ अलग चार्ज होगा, अपने पता नहीं लगा सकते उस टाइम उसमें कितना चार्ज है, कुछ फार्मूलाज है उनके द्वारा पता लगता है। लेकिन स्वतंत्र अवस्था का मतलब है उसमें कोई विद्युत वाहक बल नहीं दिया, तब उसमें कितना परमाणु में आवेश है। तो तब कितना आवेश है, प्रोटॉन में इतना, न्यूट्रॉन में 0 और इलेक्ट्रॉन में माइनस का, दोनों का मान बराबर और एक निशान प्लस एक माइनस। उत्तर कितना आया तीनों का, अगर जोड़ किया जाए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेश का 0 आ गया। तो तीनों का आवेश का मान कितना निकला दोस्तों, 0। तो परमाणु पर कितना आवेश हुआ, 0। क्वेश्चन नंबर ये 6 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 7 पे आप इंपॉर्टेंट लगाओगे। प्रश्न हमारा रहेगा, विद्युत धारा किसे कहा जाता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, परिभाषा लिखेंगे हम कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर, और इलेक्ट्रॉन प्रवाह करेंगे तो उनमें चार्ज होगा, तो हम बोल सकते हैं आवेश प्रवाह की दर, चार्ज प्रवाह की दर। दर दोस्तों इसलिए बोला जाता है क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं इससे अपने इतना ज्यादा मतलब नहीं होता, एक एरिया में से, स्पेसिफिक एक एरिया ले लिया, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं प्रति सेकंड। सारे इलेक्ट्रॉन कितने गति कर रहे हैं, नहीं, एक सेकंड समय के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एक कोई एरिया में से निकल रहे हैं। जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, कोई तार है, ये इसका कोई एक एरिया ले लिया, इस एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में से निकल सकते हैं, वो विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा क्या होगी, I बराबर Q बटा T, आवेश प्रवाह की दर, आवेश माने कूलाम, T माने सेकंड। तो ये फार्मूला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं रिपीट करता हूं। जब मैंने ये क्लास लगाई थी तब भी बता दिया था कि इस फार्मूला से क्वेश्चन आते हैं हमारे कंपटीशन के अंदर। I बराबर Q बटा T, Q है आवेश, T है टाइम। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन हमारा रहेगा कि विद्युत धारा के कितने मात्रक व कौन कौन से मात्रक हैं, कितने व कौन कौन से मात्रक हैं। तो विद्युत धारा के कितने मात्रक हैं, अपने देखा जाए तो विद्युत धारा के 2 मात्रक बना सकते हैं जो अपने कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक मात्रक अपने बना सकते हैं विद्युत धारा का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एम्पियर, एम्पियर। दूसरा मात्रक है जो मैंने अभी लिखा, कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड। तो ये 2 मात्रक आप विद्युत धारा के याद कर लोगे, इंपॉर्टेंट है विद्युत धारा के मात्रक। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, विद्युत वाहक बल क्या होता है और इसका क्या क्या मात्रक होते हैं। विद्युत वाहक बल क्या है और इसके क्या क्या मात्रक होते हैं, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल की बात करें तो देखो दोस्तों, समझाता हूं आपको। कोई भी परमाणु है उस पर अंतिम कक्षा में उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वो मुक्त है, मुक्त का मतलब उसकी अंतिम कक्षा पूरी नहीं है, तो जैसे ही कुछ फोर्स लगाया जाएगा इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाएंगे, चलने लग जाएंगे।
अपने आप गति नहीं करते वो कभी भी, उसको गति करवाने के लिए कोई फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो जो फोर्स इलेक्ट्रॉनों को गति करवाता है वो फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल कहलाता है। परिभाषा लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉनों को गति करवाने वाला बल विद्युत वाहक बल है। नंबर 2, इसके क्या क्या मात्रक हैं? तो विद्युत वाहक बल का एक मात्रक तो होता है वोल्ट, वोल्टेज, जिसे हम वोल्टेज बोलते हैं, प्रतीक वोल्टेज का V होता है। और एक मात्रक होता है विद्युत वाहक बल का, जो कई बार कंपटीशन में आ चुका है, जूल बटे कूलम। जूल बटे कूलम। जूल कार्य का मात्रक है, कूलम आवेश का मात्रक है, कि आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो कार्य करने की जो दर है वो कहलाती है विद्युत वाहक बल। जूल बटे कूलम, इसका मात्रक बना ये विद्युत वाहक बल का। तो विद्युत वाहक बल के कितने मात्रक होंगे दोस्तों? 2 मात्रक। कौन कौन से? वोल्टेज और जूल प्रति कूलम। विद्युत धारा के 2 कौन कौन से मात्रक थे? एम्पियर और कूलम प्रति सेकंड। याद कर लोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है। 10 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध क्या होता है? व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या है? तो प्रतिरोध क्या होता है, अगर अपने इसकी डेफिनेशन समझें तो विद्युत धारा के मार्ग में, यानी इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉनों की गति के मार्ग में, रास्ते में जो भी रुकावट आती है उस रुकावट को प्रतिरोध बोला जाता है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो ये कोई चालक है, ये कोई तार है तांबे से बनी है और एक तार है चांदी से बनी है, या मान लो ये तांबे से बनी है, एक तार लोहे से बनी है, दोनों में इलेक्ट्रॉन है, दोनों में समान फोर्स लगाया, तो इसमें प्रति सेकंड जो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे उस लोहे में उतने गति नहीं करते प्रति सेकंड। चाहे विद्युत वाहक बल का मान बराबर है फिर भी गति नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में किस चीज का डिफरेंस आ गया? प्रतिरोध का डिफरेंस आ गया। तो प्रतिरोध एक पदार्थ का गुण है, प्रतिरोध एक पदार्थ का गुण है, यह सदैव सब पदार्थों में पाया जाता है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं बना जिसके अंदर प्रतिरोध विद्यमान नहीं हो। वो अलग कंडीशन है कि हम प्रतिरोध को शून्य के करीब ला सकते हैं, लेकिन सृष्टि में ऐसा कोई पदार्थ पाया नहीं जाता कि जिसमें प्रतिरोध है ही नहीं, यानी जो रुकावट डालेगा ही नहीं करंट के अंदर। रुकावट जरूर डालते हैं हर पदार्थ, तो करंट के रास्ते में जो भी रुकावट है वो प्रतिरोध है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिरोध के क्या क्या मात्रक होते हैं? तो प्रतिरोध का मात्रक जो सबसे ज्यादा अपने इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कंपटीशन में आ चुका है दोस्तों, प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम। ओम का प्रतीक ऐसे दिखाया जाता है, ये ओम का प्रतीक है। तो आपको कई बार ये ना लिखा होकर बल्कि ये लिखा हो सकता है, तो वो एक ही बात है, इसका प्रतीक है, ये सिंबल है इसका ये। तो इस प्रकार से 11 क्वेश्चन हो गए हमारे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये रहेगा कि एक इंटरनेशनल ओम के अंदर कितना ओम होता है, यानी जो पूरे विश्व ने जिसको एक ओम माना है, एक इंटरनेशनल ओम का मतलब पूरे विश्व ने जिसको एक ओम माना है, वो भारत में कितना है? क्या वो भारत में भी एक ओम ही माना गया है? नहीं। एक इंटरनेशनल ओम के अंदर 1.00049 ओम इंडियन ओम, ये इंडियन का ओम है। इंटरनेशनल में तो एक होगा, लेकिन भारत में कितना होगा? वो इतना होगा। है तो एक के बराबर सा ही, लेकिन जितना भी है आपको ये आंकड़ा याद करना है। अब इसकी कैसा ये हुआ, इसके बारे में मैंने एक पहले लेसन की पहली क्लास के अंदर सब कुछ बताया था, आप वो क्लास भी देख सकते हो, सीख सकते हो। ये क्लास ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की है,
लेकिन वही मैंने बात जो पहले बताई थी, अगर आपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को ध्यान से पढ़ रखा है तो ये क्लास आपको बहुत मज़ेदार लगेगी और आपको समझ में भी आएगा। लेकिन आपने अगर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को नहीं पढ़ रखा है तो थोड़ी डिफिकल्ट भी लग सकती है, समझ में भी कम आएगा। इसलिए मेरे इसी YouTube चैनल पर सभी लेसनों की मैंने क्लास की सीरीज स्टार्ट की है। 3-4 लेसन उसमें हो भी चुके हैं, वो आप देखो, और भी लेसन सारे के सारे कंप्लीट करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा हमारा इंपॉर्टेंट। चालकता किसे कहा जाता है? व्हाट इज द कंडक्टेंस? कंडक्टेंस क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं हम कंडक्टेंस। चालकता क्या है? तो दोस्तों चालकता क्या होती है? जिस प्रकार से एक कोई पदार्थ का गुण है कि वो धारा को चलने से रोकता है, इसी प्रकार से उस पदार्थ में ये भी गुण पाया जाता है कि वो धारा को चलने भी देता है। ऐसा कोई नहीं पदार्थ बना जो धारा को बिल्कुल भी नहीं चलने देगा। उसमें इतनी ताकत आएगी, वो प्रतिरोध है उसमें कि वो धारा को चलने नहीं देगा। ऐसा कोई पदार्थ नहीं बना। तो हर पदार्थ में कुछ ना कुछ चालकता जरूर होती है, किसी में ज्यादा किसी में कम। तो क्या परिभाषा बनाएंगे हम? किसी पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जो सुगमता, जो सरलता प्रदान की जाती है, वह पदार्थ का गुण चालकता कहलाता है। इंग्लिश में कंडक्टेंस बोला जाता है। चालकता का जो प्रतीक है वो G होता है। चालकता का प्रतीक G होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 14 नंबर 14। चालकता के मात्रक बताइए। व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस? तो चालकता के मात्रक हैं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। चालकता देखा, प्रतिरोध का उल्टा है। प्रतिरोध धारा को चलने नहीं दे रहा था, चालकता धारा को चलने दे रही है उसी पदार्थ में दोनों चीजें, लेकिन आपस में क्या है? विरोधी स्वभाव वाले। तो एक तो इसका मात्रक बनेगा दोस्तों महो। एक तो मात्रक है इसका महो, जिसका प्रतीक उल्टा ओम की तरह, और एक इसका प्रतीक है साइमन। साइमन वैज्ञानिक का नाम था एस। दोनों में से कोई भी मात्रक आपको दिए हो सकते हैं, याद रख लें। चालकता के दो मात्रक, महो या फिर साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कि चालकता किसका विपरीत होता है? चालकता किसका उल्टा होता है? तो चालकता किसका उल्टा होता है? अभी मैंने बता भी दिया आपको किसका उल्टा है। बताओ दोस्तों, किसका उल्टा है चालकता? प्रतिरोध का। तो इसका हम ऐसा भी लिख सकते हैं G माने कंडक्टेंस इज एंटी प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। G बराबर 1/R। अगर किसी धातु में 2 ओम का प्रतिरोध है तो उसमें चालकता कितनी होगी? तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 1/2 0.5 ओम, 0.5 साइमन। इस प्रकार से याद रखें। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी? दो नाम है, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। तो दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध में कुछ विशिष्ट बात हो, वह विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? कोई भी तार हो उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध उसको बोला जाता है कि तार की लंबाई लेनी है इकाई। इकाई का मतलब या तो 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर या 1 फुट या 1 mm। तार की जो लंबाई है वो लेनी है इकाई, और तार का एरिया लेना है, क्षेत्रफल, वो भी लेना है इकाई। अगर आपने लंबाई 1 सेंटीमीटर तो एरिया 1 सेंटीमीटर की स्क्वायर, लंबाई 1 मीटर तो एरिया 1 मीटर की स्क्वायर। इस प्रकार से लंबाई इकाई और एरिया भी इकाई। तो जो भी उस तार का प्रतिरोध निकलेगा, ये एक तार है 5 मीटर लंबी है और 16 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, इसका रेजिस्टेंस है 8 ओम। अब क्या काम किया गया, मेरे को पता लगाना है इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना है। तो लंबाई लेंगे 1 मीटर, ये 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर एरिया। इस टुकड़े को काटा यहां से
बाहर लेके आए, इतने टुकड़े का कितना प्रतिरोध है, वो जो प्रतिरोध होगा वो कहलाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? विशिष्ट प्रतिरोध की क्या मात्रक है, क्या इकाई है? तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है ओम मीटर। ओम मीटर, ये तो है एसआई इकाई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। और इसका सीजीएस इकाई पूछी जाए, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड इकाई पूछी जाए तो क्या बताएंगे? ओम सेंटीमीटर। एफपीएस इकाई पूछी जाए तो ओम फुट बताएंगे। तो ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने का क्या सूत्र है? व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? उससे पहले मैं विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक बता देता हूं, रो। ये इसका प्रतीक है। इसका सूत्र होता है R इंटू ए बटे एल। R इंटू ए बटा एल। आपको इसी तार का ही यदि विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना होता तो अलग से कोई टुकड़ा काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बताया 1 मीटर का टुकड़ा काटे, 1 मीटर स्क्वायर का काटकर बाहर लाकर उसका प्रतिरोध नाप लो, वो विशिष्ट प्रतिरोध है। आप ये भी काम कर सकते हो। ये सारी बातें जो मान बताए हैं 8 ओम इंटू एरिया इसका 16 बटे लंबाई है इसकी 5 मीटर, इसको हल कीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध आपके पास में निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से 18 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है ये 18 के 18 आपको सारे के सारे याद भी हो गए होंगे। याद भी करने सारे के सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन हम ऐसा नहीं करेंगे जो याद ना रहे आपको। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस? विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध समझा, विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट चालकता क्या है? जिस प्रकार से आपने 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर जो टुकड़ा काटकर जिसका प्रतिरोध निकाला है ना, जो विशिष्ट प्रतिरोध नापा है आपने, उसी टुकड़ी की आप चालकता नाप लो, वो विशिष्ट चालकता कहलाएगी। इसका प्रतीक होता है सिग्मा, और इसका मात्रक जो होता है, या इसका जो सूत्र की बात करता हूं तो सूत्र इसका होता है 1 बटा रो। जो विशिष्ट प्रतिरोध निकला है उसका उल्टा कर दीजिए, विशिष्ट चालकता निकल जाएगी। और इसका जो मात्रक है, मात्रक लिख लेना महो प्रति मीटर। 1 मीटर में कितना महो है, कितना साइमन है, महो प्रति मीटर या साइमन प्रति मीटर, ये होगा विशिष्ट चालकता का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है? किन बातों पर प्रतिरोध डिपेंड करता है? तो प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है? मैंने एक क्लास लगाई थी, उसमें बहुत विस्तार से समझा दिया था। आपको समझना हो तो वो क्लास जरूर देखें। यहाँ मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप करा रहा हूँ, ज्यादा कुछ इसमें नहीं समझा पाऊंगा, वरना क्लास फिर बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो जो प्रतिरोध होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और प्रतिरोध पर भी निर्भर करता है, प्रतिरोध पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। तो इससे यहां से एक फार्मूला बन जाता है इन दोनों से, R समानुपाती L बटा A। यहां से समानुपाती को हटाते हैं तो नियतांक लगता है विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध कभी चेंज नहीं होता। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भी। तो यहां से फार्मूला भी बन जाता है, और विशिष्ट प्रतिरोध का जो मैंने फार्मूला आपको भी बनाया था वो यहीं से ही बना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि कोई भी तार के अंदर लंबाई बढ़ा देने से, एरिया बढ़ा देने से कौन सी ऐसी एक चीज है जो बदलेगी नहीं? तो कौन सी चीज है? विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता, ये नहीं बदलने वाली।
विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता नहीं बदलेगी, उसके अलावा उसका प्रतिरोध बदल जाएगा, चालकता बदल जाएगी। ठीक है दोस्तों, लंबाई घटाने बढ़ाने, एरिया बढ़ाने घटाने से क्या क्या चीजें नहीं बदलती, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 नंबर हमारा क्वेश्चन ये रहेगा, अगर आप लिखकर अगर अच्छे ढंग से तैयारी करनी है आपको, तो मैं क्वेश्चन मैं लिखा देता हूं, उत्तर आप अपने आप अगर कर सकते हो तो जरूर कीजिए। प्रश्न मेरा रहेगा, कार्बन प्रतिरोधक के मान को ज्ञात करने के लिए सारणी बनाइए। अब वो आप पे डिपेंड है, अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो मेरी क्लास है उसको देखें, मैंने उसकी ट्रिक भी बताई थी कि सारणी को कैसे याद करेंगे, तो वो सारणी आप याद कीजिए। और अगर अभी बना सकते हो, अगर आपने नोटबुक ले रखी है पास में तो वो बनाइए, और उसके बाद वीडियो को पॉज करके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर लेसन हमारा कौन सा चल रहा है, ये अभी प्रारंभिक विद्युत हमारा लेसन चल रहा है, जिसमें 22 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हम ये पढ़ सकते हैं कि 23 नंबर क्वेश्चन अगर इस लेसन से अगर और देखा जाए, जो कंपटीशन में आ सकती है बात, वो आ सकती है कि विद्युत धारा जो हमने पढ़ ली थी, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर, वो कितने प्रकार की होती है। व्हाट इज दैट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कितने प्रकार होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार। कौन कौन से, अल्टरनेटिंग करंट व डायरेक्ट करंट, दोनों प्रकार लिख लीजिए। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहेगा इस लेसन के अंदर। 24 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा कि ऐसी धारा की अल्टरनेटिंग करंट की परिभाषा बताइए। तो वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा नहीं बदलते हैं, जिसका मान और दिशा बदलते हैं प्रति सेकंड, हर सेकंड के अनुसार उसकी दिशा बदल जाती है, मान बदल जाते हैं, तो वह विद्युत धारा अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। डायरेक्ट करंट किसको बोलते हैं, वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा नहीं बदलती। एसी कहां से प्राप्त करते हैं, अपने अल्टरनेटर से। डीसी कहां से प्राप्त करते हैं, सेल और बैटरी और डीसी जनरेटर और डायनेमो से। और इस प्रकार से ये बातें आपको लिखनी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 25, एसी और डीसी की फ्रीक्वेंसी बताइए। भारत में एसी धारा की और डीसी धारा की फ्रीक्वेंसी बताइए। तो भारत में अगर बात करें तो एसी धारा की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज है। 0 शून्य, कोई परिवर्तन नहीं है धारा और उसकी डायरेक्शन में, इसलिए फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज है। तो ये क्वेश्चन हमारे हो गए 25। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 26 नंबर क्वेश्चन रहेगा इस लेसन के अंदर है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, विभवांतर क्या है, विभवांतर क्या होता है। तो थोड़ा सुन लीजिए, पूरे डीप से मैं बता भी चुका हूं एक क्लास के अंदर, पहले लेसन की दूसरी क्लास के अंदर। जैसे मान लो दोस्तों ये कोई विद्युत लैंप है, इसको हमने कोई बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, यहां से 60 वोल्ट का विद्युत वाहक बल दिया जा रहा है। तो क्या होता है दोस्तों, करंट जो होती है वो विद्युत धारा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल इसका कहां है, ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल यहां है। तो करंट इस प्रकार से यहां से गति करके इस तरफ जाएगी। तो यहाँ 60 वोल्ट का अगर अपनी ईएमएफ दिया है, तो यहाँ 60 वोल्ट लैंप पर अगर वोल्टेज नापेंगे तो 60 नहीं मिलेगी, ये मिलेगी 59 वोल्ट। मान लिया मैंने 59 वोल्ट मिल रही है, तो 1 वोल्ट कहाँ गायब हो गई, 60 भेजी थी, 59 कैसे हो गई, 1 वोल्ट कहाँ गई। तो 1 वोल्ट जो ये जो तारें जो कनेक्ट करी है, ये इन तारों में कुछ रेजिस्टेंस है। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जिसको आप क्वेश्चन नंबर 27 करके नोट भी कर सकते हो, कि कोई तार में जो वोल्टेज ड्रॉप है
वोल्टेज की जो ड्रॉप यानी जो वोल्टेज की जो खपत है वो किस बात पर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है, एक तो निर्भर करता है धारा पे और एक निर्भर करता है प्रतिरोध पे कि उस धातु के अंदर कितना प्रतिरोध है। तो यहां से 60 वोल्ट भेजा, यहां इसके पास पहुंचा 59, 1 वोल्ट गायब हो गया, तो विभवांतर कितना निकला? भी यहां से 60 भेजी, यहां 59 आ गई, विभव में अंतर आ गया, तो इसको बोलते हैं हम 59 वोल्ट को बोलते हैं विभवांतर। विभव में अंतर होना, अंतर होके जो वोल्टेज मिली वो है विभवांतर। तो 59 वोल्टेज विभवांतर है। मात्र कोई वोल्टेज आएगा, पीडी से अपने दिखाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 27 मैंने बताया आपको कि किसी पदार्थ में या किसी चालक में वोल्टेज ड्रॉप किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो धारा पे और प्रतिरोध पर, दो बातों पर निर्भर करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 ये रहेगा हमारा विद्युत धारा के, विद्युत धारा भी बताया मैंने, विद्युत धारा के क्या क्या प्रभाव है? क्योंकि विद्युत धारा को आप देख तो नहीं सकते कि विद्युत धारा कौन से रंग की है, सफेद है, हरे रंग की है, विद्युत धारा को देख नहीं सकते। तो विद्युत धारा को तो अपने उसके प्रभाव से देख सकते हैं कि अगर कोई बल्ब जल रहा है, प्रकाश दे रहा है, इसका मतलब उसमें करंट है, उसका प्रभाव देख लिया हमने कि प्रकाश आ रहा है। लाइट चली जाती है, पंखा बंद हो जाता है, तो पंखा बंद हो गया, गर्मी लगने लगी, पता चल गया विद्युत धारा इसमें नहीं है, प्रभाव हुआ, उसका पसीना आ गया हमारे, वो प्रभाव हो गया विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा को हम उसके प्रभाव से समझ सकते हैं। अगर लाइट आते पंखा चला तो उसका प्रभाव ये हुआ कि हमारे जो पसीना आया था वो सूख गया। तो विद्युत धारा को हम उसके प्रभाव से समझते हैं। तो विद्युत धारा के कितने प्रभाव होते हैं? तो विद्युत धारा के काफी सारे प्रभाव हैं, बहुत सारे प्रभाव होते हैं विद्युत धारा के। कुछ एक प्रभाव है विद्युत धारा के जो मैं आपको वर्बली बता देता हूं, आप उसको नोट कीजिए। नंबर 1 प्रभाव हम पढ़ रहे हैं ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट। अगर कोई तार में से करंट जाती है तो ये पक्की ही बात है कि वो तार गर्म होगी। हीटिंग इफेक्ट जूल नामक वैज्ञानिक ने दिया था कि अगर कोई तार में से करंट जाती है तो वो तार गर्म जरूर होगी। करंट कम है तो कम गर्म होगी, करंट ज्यादा है तो और ज्यादा गर्म होगी। तो ये है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट अपने लिखेंगे ऊष्मीय प्रभाव पर काम करने वाले उपकरण। ऊष्मीय प्रभाव पर कौन कौन से उपकरण काम करते हैं? प्रेस करता है, हीटर करता है, फ्यूज करता है, और कोई ओवन हो गया, कोई हीटिंग आयरन रोड हो गई। एक अपने पढ़ेंगे डीसी जनरेटर के अंदर, एसी मोटर्स के अंदर स्टार्टर्स आते हैं, वहां पे थर्मल ओवरलोड रिले होती है, वो भी हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करती है। तो इस प्रकार से हीटिंग इफेक्ट पे काम करने वाले काफी सारी चीजें हैं। नेक्स्ट जो प्रभाव होता है 2 नंबर, मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव। ये भी दोनों करंट में होता है, एसी और डीसी में होता है, उसमें भी एसी और डीसी, और चुंबकीय भी एसी और डीसी में होगा। क्या होता है चुंबकीय प्रभाव? कि जब कोई तार में से करंट जाती है तो गर्म तार होती है, गर्म जरूर होती है, उसके साथ साथ उस तार के चारों ओर एक चुंबक भी बन जाता है, उस चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है उस तार के चारों ओर। ये चुंबकीय प्रभाव है। कैसे, कहां यूज होता है? मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, अल्टरनेटर, इन सब के अंदर, ब्रेकर के अंदर ट्रिपिंग कॉइल, क्लोजिंग कॉइल, बहुत जगह किसका यूज होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज होता है। तीसरा प्रभाव विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव होता है, केमिकल इफेक्ट होता है, जो सेलों से जिससे अपने सप्लाई बनाते हैं। और भी कई सारे प्रभाव हैं विद्युत धारा के। तो ये जो प्रभाव हैं मेन 3 हैं, ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक। इनको आप लिखिए, याद कीजिए कौन कौन से इन पर काम करते हैं उपकरण, वो भी आप लिखिए। क्योंकि 2014 के अंदर 2 फरवरी 2 या 4 फरवरी, देख लेना किस दिन संडे था, 2 फरवरी 2014 के अंदर
बिजली बोर्ड का एग्जाम हुआ था राजस्थान का, उसमें ये प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। उसमें एक ऑप्शन था फ्यूज, तो फ्यूज हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये 28 हो गए। और प्रारंभिक विद्युत की बात करें तो मैं 10 सेकंड के लिए सोच लेता हूं कि कोई क्वेश्चन ऐसा रहन आ गया हो जो कि कोई एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन प्रारंभिक विद्युत से बात करें तो नहीं रहता है। तो प्रारंभिक विद्युत हमारा इलेक्शन के अंदर जो बातें आ सकती थी, जो क्वेश्चन आ सकते थे, सारे लगभग कर लिए। फिर भी रह गए तो मैं थोड़ा देख लूंगा, आपको जरूर बताऊंगा। तो एक बार तो प्रारंभिक विद्युत जो लेसन मैंने करवा दिया है, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप करवा दिए हैं। कुछ आपको नया भी सीखने के लिए जरूर मिला होगा अगर आपने कुछ पढ़ भी रखा है तो वो सारी बातें आप नोट कीजिए, याद कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर अपने करेंगे अब नंबर 2 चैप्टर चालक, अचालक और अर्धचालक का करेंगे। तो 2 नंबर चैप्टर करेंगे। उससे पहले आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो, कोई पानी वगैरह पी सकते हो, और उसके बाद 2 नंबर चैप्टर पे आइए। वहां से अपने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने वाले हैं और उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आप याद कीजिए। सबसे पहले वो थोड़ा सा एक बार रेस्ट ले लीजिए 5 मिनट का।